नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 मार्च 2026, दिन शनिवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 21 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वनों के महत्व को समझाना और लोगों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति जागरूक करना है। यह दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया है। फॉरेस्ट न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ और मानव जीवन के लिए भी बेहद जरूरी हैं। और साल 1836 में आज ही के दिन कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई, जिसे आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और ज्ञान व शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र मानी जाती है। वहीं साल 1954 में आज ही के दिन भारत में पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत हुई। इस पहले समारोह में 2 बीघा जमीन को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। यह अवार्ड आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत सरकार ने इल्लीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार 300 से ज़्यादा इल्लीगल बेटिंग वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। यह कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। सरकार ने बताया कि अब तक कुल 8,400 से ज़्यादा वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड, इल्लीगल बेटिंग और फिनेंशियल रिस्क को रोकना है। सरकार लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी साफ जानकारी सामने आई है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि रेगुलर पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ही इजाफा हुआ है। यानी आम लोगों के रोज इस्तेमाल वाले पेट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव खास तरह के प्रीमियम फ्यूल के लिए है, जिसका इस्तेमाल सीमित तौर पर होता है। ऐसे में आम कंज्यूमर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है और फ्यूल सप्लाई भी पूरी तरह स्टेबल बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने रामाकृष्णा मिशन सेवा आश्रम हॉस्पिटल में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का शुभारंभ किया। यह नया ब्लॉक क्षेत्र में कैंसर ट्रीटमेंट सुविधाओं को मजबूत करेगा और इसमें एडवांस्ड रेडियोथेरेपी और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने परमानंद जी महाराज आश्रम और नीम करोरी बाबा की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का यह 3 दिवसीय दौरा स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों पर केंद्रित है। नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास संदेश साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि का यह पावन समय मां अम्बे की भक्ति से मन को शांति और नई ऊर्जा से भर देता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डिवोशनल भजन भी शेयर किया जो मां अम्बे को समर्पित है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व हमें सकारात्मकता, शक्ति और आस्था से जोड़ता है। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अहम मुलाकातें की हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में अपने अपने क्षेत्रों के विकास और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुलाकातों को केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे मीटिंग्स से गवर्नेंस को और मजबूत करने में मदद मिलती है। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच सरकार ने देश की एनर्जी सप्लाई को लेकर बड़ा भरोसा दिया है। सरकार ने कहा है कि सभी रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं और क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ चुका है और देश में कहीं भी शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। पिछले एक हफ्ते में 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी सप्लाई की गई है और पैनिक बुकिंग भी कम हुई है। सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग पर भी सख्ती करते हुए 4,500 से ज़्यादा रेड्स की हैं। वहीं शिपिंग सेक्टर भी स्टेबल है। सभी इंडियन शिप्स और क्रू सुरक्षित हैं। सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये नए नियम डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। इनमें कॉम्प्लियंस, रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। अब कंपनीज को डिविडेंड पेमेंट के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा और स्टॉक एक्सचेंजेस को 7 साल तक ऑडिट ट्रेल रखना होगा। साथ ही डिजिटल बिजनेस और क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के लिए भी नए गाइडलाइंस तय किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों से टैक्स सिस्टम ज़्यादा क्लियर, डिजिटल और इफिशियंट बनेगा।
भारत और थाईलैंड के बीच रिश्तों को लेकर बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुटिन चारनवीराकुल को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत कल्चरल और स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, जिन्हें आगे और मजबूत किया जाएगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच पीस, प्रोग्रेस और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बात कही। अनुटिन चारनवीराकुल ने संसद में बड़ी जीत हासिल की है, जहां उन्हें 499 में से 293 वोट मिले। उन्हें एक अनुभवी नेता माना जाता है, जो पहले भी डिप्टी पीएम और हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची से ईरान युद्ध के बीच ज़्यादा सहयोग देने की अपील की है। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सहयोग जरूरी है। उन्होंने एलिज पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि जापान को आगे आना चाहिए। हालांकि जापान ने साफ किया कि वह अपने संविधान की सीमाओं के भीतर ही मदद करेगा। ट्रंप ने अपने ईरान ऑपरेशन को सही ठहराते हुए पर्ल हार्बर हमले का उदाहरण भी दिया। इस बीच जापान ने तनाव कम करने और एनर्जी मार्केट्स को स्थिर रखने पर जोर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एनर्जी क्राइसिस में बदलता नजर आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को साफ कहा है कि वह ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला न करे। यह बयान तब आया जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतार के रैस लफान गैस फैसिलिटी पर हमला किया, जिससे ग्लोबल एलएनजी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। इस बीच सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के ऑयल और गैस फैसिलिटीज भी हमलों की चपेट में आए हैं। लगातार हमलों से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि हालात गंभीर हैं, लेकिन फिलहाल यूएस ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की कोई योजना नहीं है। यह कॉन्फ्लिक्ट अब दुनिया की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर डाल रहा है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का असर अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर साफ दिखने लगा है। ईरान के हमलों से कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी का करीब 17% हिस्सा ठप हो गया है। इससे हर साल करीब $20 बिलियन का नुकसान होने का अंदाजा है। कतर एनर्जी के मुताबिक गैस प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ है और इन्हें ठीक होने में 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। इसका सीधा असर यूरोप और एशिया की गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। कई देशों को होने वाली एलएनजी सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और गहरा सकता है। लगातार बढ़ते इस कॉन्फ्लिक्ट से पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा डिफेंस फैसला लिया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएई, कुवैत और जॉर्डन को $16.5 बिलियन से ज़्यादा के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। इसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और F-16 अपग्रेड्स शामिल हैं। यूएई को करीब $8.4 बिलियन का पैकेज मिलेगा, जबकि कुवैत और जॉर्डन को भी बड़ा डिफेंस सपोर्ट दिया जाएगा। यह फैसला ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच लिया गया है, जहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। इस कदम से साफ है कि मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी टेंशन और बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल और यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन के बाद ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान के मिसाइल स्टॉक, न्यूक्लियर साइट्स और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उसकी ताकत घट गई है। हालांकि इस बीच इजराइल ने फिर से ईरान पर नए हमले किए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से बचने की सलाह दी थी। लगातार जारी इस कॉन्फ्लिक्ट से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। वेस्ट एशिया में इस समय हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जहां त्योहारों के बीच भी तनाव कम नहीं हो रहा। नौरूज और ईद जैसे बड़े त्योहार आज साथ मनाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे इलाके में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट ने खुशियों को फीका कर दिया है। पिछले 48 घंटों में ईरान, इजराइल और गल्फ देशों के बीच लगातार हमले हुए हैं, जिनमें अब मिलिट्री के साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई और कतर के ऑयल और गैस प्लांट्स पर हमलों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं इजराइल और लेबनान में भी लड़ाई तेज हो गई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हालात और गंभीर हो गए हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस संकट पर टिकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के बड़े देशों ने बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने मिलकर कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इन देशों ने ईरान के हमलों की निंदा करते हुए उसे तुरंत ड्रोन, मिसाइल अटैक्स और शिपिंग रोकने की कोशिशें बंद करने को कहा है। इनका कहना है कि ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई को रोकना इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है। लगातार हमलों से ऑयल और गैस प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। अब इन देशों का फोकस है कि किसी तरह ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई को स्टेबल रखा जाए।
भारत के मशहूर एजुकेटर अलख पांडे ने फोर्ब्स बिलियनरीज लिस्ट 2026 में जगह बना ली है। 33 साल के अलख पांडे ने 2014 में ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था और 2020 में फिजिक्स वाला की स्थापना की। आज उनकी कंपनी लाखों छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रही हैं। इस साल भारत से कुल 229 अरबपति इस सूची में शामिल हुए हैं। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं। वहीं सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं। यह सफलता नए भारत की डिजिटल एजुकेशन रिवॉल्यूशन को दर्शाती है। आईपीएल के नए सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बार युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। कप्तान रियान पराग ने कहा कि वह इस 15 साल के खिलाड़ी को ज्यादा प्रेशर और मीडिया क्लेयर से दूर रखना चाहते हैं। वैभव ने पिछले सीजन में अपने डिब्यूट पर पहली गेंद पर 6 मारकर सबका ध्यान खींचा था और 35 गेंदों में शतक भी लगाया था। राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच 30 मार्च को चेन्नई के खिलाफ खेलेगी। सभी की नजरें इस यंग स्टार पर होंगी, लेकिन टीम चाहती है कि यह बिना दबाव के खुलकर खेले। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 16,100 से 16,300 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रही है, यानी लगभग 1,61,000 से 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 280 से 290 रुपये प्रति ग्राम है, यानी लगभग 2,80,000 से 2,90,000 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।